अच्छा, पहले से ही बता देता हूँ, आज इस वीडियो में बहुत सारी बड़ी बातें आपको बताने के लिए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं रैंडी ओटन से। और ये चीज़ आपको सैड कर देगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रिपोर्ट्स अब ये आई हैं फाइटफुल की तरफ से कि शायद हो सकता है 2022 में आपको रैंडी ओटन देखने को ही ना मिले। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके बैक में पॉसिबली इंजरी है, जो कि टाइम के साथ साथ और बुरी होती जा रही है, और इसकी वजह से हो सकता है उनको सर्जरी की जरूरत पड़ जाए। और अगर उनको सर्जरी की जरूरत है तो ये बात क्लियर है कि 2022 में रैंडी ओटन का आना जो है फिर मुश्किल ही हो जाएगा। अब बैक में उनको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, उसके बारे में नेचर रिवील नहीं हो रहा। आई डोंट नो इस बार ये चीज इतनी ज्यादा प्राइवेट कैसे है, मतलब ये बिल्कुल ही अंदर कैसे छुपी हुई है कि पता ही नहीं चल रहा कि रैंडी ओटन के साथ सिचुएशन क्या है। बट हाँ, अगर उनको सर्जरी की जरूरत पड़ गई तो फिर 2022 के अंदर आपको रैंडी ओटन नहीं देखने को मिलेंगे। वैसे भी रैंडी ओटन ने अपनी बैक के बारे में काफी ज्यादा चीजें कही कि उनको अपना आरके मूव सिर्फ एक रीजन की वजह से पसंद नहीं है, और वो ये कि उनकी बैक में काफी ज्यादा उससे जो है दबाव पड़ता है, क्योंकि इतनी बार उन्होंने आरके लगाए तो ऑब्वियसली उनको अपनी बैक के बल पे ही गिरना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम चल रही है रैंडी ओटन के साथ में। उम्मीद करते हैं कि उनकी रिकवरी हो जाए, अगर सर्जरी हो भी रही है तो। वैसे तो मैं ये नहीं चाहूंगा, मैं तो चाह रहा हूँ भैया 1-2 हफ्ते के अंदर वो वापस आ जाए। ये भी सोचता हूँ कि आप पता कल स्मैकडाउन पे आ जाए, बट अभी पता नहीं क्या सिचुएशन है, कोई कंफर्म भी एकदम अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, फाइटफुल ने ये जरूर कहा है कि उनके बैक में प्रॉब्लम है और इसकी वजह से उनको सर्जरी की जरूरत अगर पड़ी तो 2022 में फिर आपको रैंडी ओटन नहीं देखने को मिलेंगे। आई होप ऐसा ना हो, बट फिर देखते हैं सिचुएशन क्या होती है रैंडी ओटन के साथ में। कोडी रोड्स की बात करते हैं तो आपको याद होगा AW के हम लोगों ने डबल और नथिंग पेपर व्यू के अंदर देखा था, जब कोडी रोड्स ने ऐसे ट्रिपल एच को काइंड ऑफ मॉक करते हुए या फिर उन पर शॉट लेते हुए एक जो उनका पूरा वो सिंहासन है उसके ऊपर हैमर मारा हुआ था। तो वाला जो सिंहासन है वो अभी भी कोडी रोड्स के पास है, और उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है रेसलिंग हैज मोर देन वन। आपको पता है उनकी फैमिली करके उनका जो फ्रेज है वो पूरा होता है। और यहाँ पे आप लोग उसी सिंहासन को देख सकते हो जो कि ट्रिपल एच का है, और काफी सारे लोगों ने रिएक्शन भी दिया इस पे। मतलब देख सकते हो आप लोग 30,000 से ऊपर जो है इसके ऊपर लाइक्स हैं। वैसे जिस टाइम पर कोडी रोड्स ने चीज करी थी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो दोबारा से WWE के अंदर आएंगे, लेकिन देखो वो WWE के साथ हैं और सीन बढ़िया चल रहा है उनका। AW में अब वो है नहीं। सैमी ज़ेन रिसेंटली लाइव इवेंट्स के अंदर रोमन रेंज बन चुके हैं। रोमन रेंज की कमी को पूरा कर रहे हैं किस तरीके से, आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। ये सैमी ज़ेन की रिसेंटली लाइव इवेंट्स है, और यहाँ पर सैमी ज़ेन सुपरमैन पंच और रोमन रेंज का स्पीयर यूज कर रहे हैं, वो भी ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। तो ब्लड लाइन वाली पूरी फील लेने की कोशिश की जा रही है सैमी ज़ेन की तरफ से कि हाँ वो है इसका पार्ट, और शायद इसी वजह से जो है वैसा कर रहे हैं। हालांकि देखने में बहुत ही वाहियात लग रहे हैं सैमी ज़ेन, उनसे ये चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही। आई थिंक वो जानबूझ के इसको वाहियात दिखा भी रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली रोमन रेंज के मूव है तो उसको परफेक्शन से करना भी नहीं चाहते लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ चले लाइव इवेंट के अंदर, और सैमी ज़ेन फुल मजे ले रहे हैं। बस ब्लड लाइन में उनको जगह मिल जाए, उनका यही सपना है इस समय WWE के अंदर। सेथ रॉलिंस के अकॉर्डिंग वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं मिस्टर मनी इन द बैंक। मैंने आपसे कहा नहीं है कि इस बार सेथ रॉलिंस के जीतने के चांसेस लग रहे हैं, ऊपर से वो क्वालिफाई भी हो चुके हैं मेंस लैडर मैच के लिए, तो क्या पता वो आपको जीतते हुए भी दिखाई दे जाए। तो सेथ रॉलिंस ने अपना जो ट्विटर के ऊपर नेम है उसको चेंज कर दिया है। पहले वो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस था, उसके बाद वो सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस हुआ। वो क्यों हुआ था, अगर आपने मेरे चैनल पर वीडियोस देखी होंगी सारी तो फिर आपको समझ में आ गया होगा सारी वीडियोस को। अब उन्होंने वो कर दिया है सेथ मिस्टर MITB रॉलिंस। मतलब ऑलरेडी सेथ रॉलिंस के अकॉर्डिंग वो तो मिस्टर मनी इन द बैंक जो है बन चुके हैं, तो ये सेथ रॉलिंस अभी से क्लेम करने लगे हैं। वैसे मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस को ही बनना चाहिए इस बार। मैं तो पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ सेथ रॉलिंस का, क्योंकि ये नहीं कि सेथ रॉलिंस किसी की अपॉर्चुनिटी लेंगे, लेकिन अगर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ मस्त चीजें करनी है कि मतलब ऐसे दिल खुश हो जाए, तो वो काम सेथ रॉलिंस से बढ़िया और कोई कर नहीं सकता इस पॉइंट के ऊपर। और मनी इन द बैंक को फिर से रेलिवेंट बनाने के लिए आई थिंक सेथ रॉलिंस को उस ब्रीफकेस को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थियरी जॉन सीना के बारे में जो है चीज़ें करते ही चले जा रहे हैं। रिसेंटली WWE ने एक फोटोशूट वगैरह किया हुआ था जॉन सीना जो मन चल रहा है उसको लेकर, और वहाँ पे सुपरस्टार्स और जॉन सीना की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग थियरी को देख सकते हो, इन्होंने वीडियो डाली है जहाँ पर वो कह रहे हैं, जो जॉन सीना का नहीं था डायलॉग जिसमें बोलते हैं कि हाँ भैया अगर तुमको चैंपियनशिप चाहिए तो आओ जाके मेरे से लड़ो, ऐसे करके यू वांट सम कम गेट सम, ऐसे करके जो बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर थियरी भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और वो मज़े ले रहे हैं इस समय बिल्कुल जॉन सीना से। वैसे अब तो क्लियर ही पता लग रहा है कि जॉन सीना और थियरी की राइवलरी होने वाली है, एंड आई थिंक ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ही होगी। एंड हम सबको लग रहा है कि थियरी जीतने वाला है, लेकिन इमेजिन अगर जॉन सीना आके थियरी को हरा दें और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाए WWE के अंदर, भाई ये तो बहुत बड़ा शॉकर हो जाएगा। बट अभी जो है आना है जॉन सीना को, बाकी है 27 जून का वेट कर लो, वो घड़ी जो है ज़्यादा भी दूर नहीं है। कल के स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करते हैं तो WWE जो है रिडल और रोमन रेंज के मैच को एडवर्टाइज करी, जो कि पता है हमको कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में होना है। अब इस पर रिडल किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो डाली जहाँ पर वो कह रहे हैं
कि मेरी ये जो विक्ट्री आने वाली है ना स्मैकडाउन के एपिसोड में, रैंडी मेरे भाई ये तुम्हारे लिए होगी। वो कह रहे हैं कि बस अब 24 घंटों से भी कम का टाइम है और मैं रैंडी ओर्टन के लिए विक्ट्री लूंगा और बन जाऊंगा WWE के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अब ये तो रिडल का कहना है, लेकिन पॉल हेमन का क्या कहना है? पॉल हेमन भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कल जो है रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद से पहली बार अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे और वो यहाँ पे मजे भी ले रहे हैं रिडल से। उन्होंने कहा कि तू क्या सोचता है कि तू हराएगा रोमन रेंस को? इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में आने के, ये तुझे झेलने पड़ेंगे रोमन रेंस से, और तू ज्यादा अब मिस नहीं करने वाला रैंडी ओर्टन को। और उसके पीछे रीजन ये है कि रैंडी ओर्टन जिस हॉस्पिटल में जिस बेड पर है ना, उसके नेक्स्ट वाला बेड तेरा ही होने वाला है। तो फिर तुम दोनों आपस में चिल करना और रोमन रेंस जो है अपने आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में राज करेगा। तो ये कुछ पॉल हेमन जो है इस तरीके से बोल रहे हैं, मैच को हाइप कर रहे हैं। वैसे WWE भी हाइप कर रही है इसको दबा के। उन्होंने भी इंस्टाग्राम के ऊपर इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है जहां पर रिडल के पास में दोनों चैंपियनशिप्स हैं और दोनों ही बेल्ट के ऊपर हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है इज दिस द फ्यूचर फॉर रिडल। मतलब कि WWE ऑलरेडी ऐसे हाइप बना रही है कि क्या है रिडल के लिए। अब जब WWE ऐसे करते तो फिर मुझे लगता है कि अब तो ये होने ही नहीं वाला, क्योंकि WWE ऑलरेडी इस चीज़ को कर चुकी है। बट खैर कल स्मैकडाउन के एपिसोड में मज़ा आएगा बहुत देखने में। एंड लेट्स सी क्या रिडल वाकई में चैंपियनशिप को जीतते हैं या फिर नहीं। वैसे मैक्स ड्रू प्री का भी सेगमेंट होने वाला है जहाँ पर अपना कोई नया ऐसे मेंबर, वो कुछ तो क्लाइंट निकालने वाले, वो भी कल स्मैकडाउन के एपिसोड में पता चल जाएगा। साशा बैंक्स की सिचुएशन काफ़ी अटपटी, काफ़ी वियर्ड हो रही है। अभी मैंने आपको कल बताया था, वैसे मैंने सिर्फ टेक्स्ट में लिख के बताया था कि साशा बैंक्स के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि रिलीज हो गई हैं, लेकिन अब जो बाकी कुछ डर्ट शीट्स हैं उनकी तरफ से ये पता लग रहा है कि नहीं, साशा बैंक्स रिलीज नहीं हुई हैं, अभी उनके बारे में कुछ पक्का है नहीं। और साशा बैंक्स ने ना कुछ वकीलों को भी हायर किया हुआ है, पता नहीं WWE के साथ उनका क्या केस चल रहा है, क्या सेटलमेंट चल रहा है, कुछ तो अंदर ही अंदर ऐसी बातें चल रही जो कि अभी हम लोगों के सामने नहीं आई है। तो सिचुएशन यहाँ पर नॉर्मल से काफ़ी डिफरेंट है। कोई सुपरस्टार्स रिलीज होता है, किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, किसी को WWE फायर करती है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन पता नहीं क्या चल रही है साशा बैंक्स के साथ में, इस पर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि साशा बैंक्स रिलीज हुई और उसके बाद से कुछ बातें भी नहीं चल रही, ये समझ में नहीं आ रहा। तो क्या एक्चुअल में साशा बैंक्स रिलीज हुई हैं और वो जो वकील वगैरह, वो जो उन्होंने ऐसे हायर किए हुए लॉयर वगैरह, वो क्या यहाँ पे काम कर रहे हैं? तो अभी आई थिंक इसके बारे में कुछ पन्ने खुलने और बाकी हैं, तो पन्ने वगैरह अगर खुलेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट साशा बैंक्स रिलीज हुई हैं या फिर नहीं हुई है, किसी की तरफ से हुई है, किसी की तरफ से नहीं हुई है, तो फिर यहाँ पे हम जो है भी सिर्फ डाउट में ही रह सकते हैं। एंड वैसे साशा बैंक्स का तो मन लग रहा है कि पूरा ही उखड़ चुका है WWE से, उनका इंटरेस्ट है नहीं अब इस कंपनी के अंदर काम करने के लिए। विंस मैकमैन की बात करते हैं, और विंस मैकमैन का जो पूरा कल मैंने आपको सीन बताया उसके बारे में आज बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बहुत ज़्यादा। अब देखो, कोई एक कंपनी होती है, तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी ये स्टॉक्स शेयर वगैरह के बारे में आपको पता होगा, तो कंपनी के अंदर जब कुछ बड़ी न्यूज़ निकल कर आती है ना, तो उसकी स्टॉक मार्केट में, उसकी स्टॉक वैल्यू में असर पड़ता ही है। या तो वो ऊपर जाती है, पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो ऊपर, नेगेटिव न्यूज़ होगी तो फिर नीचे, ये हमने देखा है। तो ये जो पूरा कांड का खुलासा हुआ विंस मैकमैन के, इससे ठीक पहले 2.1 मिलियन शेयर्स WWE के जो है बेचे गए। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब किसी बंदे के बाद पहले से पता हो कि ये न्यूज़ अब आउट होने वाली है, तो इससे पहले ही जो है मार्केट से ऐसे कल्टी काट लेते हैं, या फिर ये शेयर्स को जो है बेच के फायदा उठा लेते हैं, ताकि बाद में जो है हमको ज़्यादा पैसे का फायदा हो जाए। तो या सिचुएशन यहाँ पे शायद ऐसे हो सकती है कि शेयर किसी ने बेचे और शायद किसी को बात पहले से पता थी कि ये चीज़ होने वाली है। अभी क्या हो रही है, कैसे हो रही है, इतनी इंटरनल तो नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी शॉकिंग है कि ये न्यूज़ आने से ठीक पहले 2.1 मिलियन के शेयर्स बिके हैं। अगर खरीदे जाते तो हम कहते हैं कि अच्छा खरीदेगा, चलो हो सकता है किसी ने खरीदे, लेकिन बेचे हैं स्पेशली, तो वो भी ऐसा कांड होने से पहले, ये काफ़ी एक जो है रेड फ्लैग सा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था काफ़ी टाइम पहले कि जो विंस मैकमैन है उनकी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जहाँ पर उनकी पूरी बायोग्राफी होगी। अब उसके अंदर पंगा डेफिनेटली पड़ने वाला है। पंगा ऐसे पड़ सकता है कि या तो उस बायोग्राफी को चेंज करना जाए, मतलब जिस तरीके से हो रही थी वैसे नहीं होने वाली, या फिर नेटफ्लिक्स इतना बड़ा कांड होने के बाद विंस मैकमैन की इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को कैंसिल ही कर दे, रिजेक्ट ही कर दे, डिच ही कर दे कि भाई ये वो बंदा इस लायक नहीं है और हमको जो है इसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे नहीं करवाना। ठीक है, तो ये भी एक अजीब सा पंगा है। और एक बड़ा पंगा और है, विंस मैकमैन, लिंडा मैकमैन, जो कि आपको पता है हस्बैंड वाइफ हैं, ये साथ से रह ही नहीं रहे काफ़ी टाइम से। तो मुझे ये लगता था कि हो सकता है लिंडा मैकमैन, क्योंकि अभी WWE के अंदर कोई लेना देना है नहीं, वो पहले था, अभी वो पॉलिटिक्स में आई थिंक बिजी हैं, तो शायद इस वजह से हमने कभी ऐसे इनको देखा ना हो। क्योंकि मैं कभी रिपोर्ट्स में भी नहीं सुनता कि लिंडा मैकमैन का नाम आ रहा हो, बस हाँ उनका जो थोड़ा बहुत हिस्सा है WWE उसके बारे में पता चलता है। लेकिन विंस मैकमैन, लिंडा मैकमैन, ऐसा क्या कहा जा रहा है कि वैसे तो हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन साथ में वो रहते ही नहीं है। तो ये भी काफ़ी एक अजीब सिचुएशन निकल कर आ रही है इसके बाद में। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था ना कि भाई उनकी वाइफ है लिंडा मैकमैन, उनके बारे में क्या तुम यहाँ पर सिर्फ WWE की बातें कर रहे हो? तो वो चीज़ एक्चुअल मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लिंडा मैकमैन, विंस मैकमैन रहते ही नहीं है साथ में। तो ये एक अजीब सी बात है। और एक जो चीज़ सामने निकल कर आई है वो ये
कि WWE का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक मेंबर है ना, उसी ने इस वाली चीज़ को बाहर निकाला। उसने जो अभी जो मीडिया में ये न्यूज़ आई है, ये इसी वजह से आई है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, WWE के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 12 हैं, जिसमें से एक विंस मैकमैन है, और इसमें से किसी एक बंदे ने इस चीज़ को आउट कर दिया। फिर एक और सवाल आपका, ये काइंड ऑफ FAQ हो गया विंस मैकमैन की सिचुएशन से रिलेटेड, कि क्या विंस मैकमैन फायर हो सकते हैं, क्या उनको WWE कंपनी से निकाला जा सकता है। अब देखो, मेजॉरिटी ऑफ जो वोटिंग पावर है वो विंस मैकमैन की कंपनी के अंदर। एक बात समझो, किसी कंपनी का मालिक होना अलग होता है और किसी कंपनी में एक पोजीशन होना अलग होता है। तो मालिक तो भले ही विंस मैकमैन है कंपनी के, लेकिन क्या उनकी पोजीशन जो CEO वाली है बरकरार रहेगी? तो देखो, ये डिसीजन भी खुद विंस मैकमैन के ऊपर ही है। अब क्योंकि कंपनी के डिसीजन वो लेते हैं, ज्यादा वोटिंग पावर उनके पास है, तो अगर वो चाहें तो वो खुद को फायर करेंगे, अगर वो चाहें तो खुद से अपनी पोजीशन को क्विट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनको निकाले, क्योंकि जब वोटिंग पावर ही उनके पास है। हाँ, आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन, मतलब ये तो एक नॉर्मल वे में जो आपको बताना जो होता है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे क्लॉज वगैरह है, कुछ पेज वगैरह पड़ते हैं, तो फिर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो WWE कंपनी से फायर होना विंस मैकमैन अपनी पोजीशन से वो मुश्किल है, मतलब वैसे तो नामुमकिन ही है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ पंगे पड़ते हैं, क्योंकि भैया ये सिचुएशन ही काफी अलग सी है, तो अगर कैसे कुछ निकलता है तो क्या पता फिर सिचुएशन अलग हो जाए। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो विंस मैकमैन खुद को ही फायर कर सकते हैं, उसके अलावा किसी में जो है नहीं दम उनको फायर करने, क्योंकि वोटिंग पावर उनके पास है। तो ये समय यहाँ पर पूरी सिचुएशन है। अभी इसके बारे में बहुत सारी बातें आने, तो वो सारी आपको चैनल के ऊपर मिलेंगी, लेकिन आपको पता कैसे चलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, लाइक शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।